हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10th। बच्चों आज हम यूनिट सेकंड जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वो पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जो केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ओर जो है वो जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर पेज दिख रहा है इसमें हम सबसे पहली चीज़ या आप यूँ कहेंगे कि पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे कि आखिर हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। क्या आप बच्चों आपको मैं पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो आप अपने सामने जो है अपना पेन और अपनी कॉपी जो है वो रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ, उन्हें आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। क्या क्वेश्चन आ रहा है, वाई डू वी नीड। सबसे पहले ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिट हम ये बात जहन में रखें कि आखिर हमको क्यों क्या ज़रूरत पड़ती है। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है। हमको क्या ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसका आंसर देखिए मैं इसे रेज करता हूँ। यहाँ पर हमको है कि हम सब जानते हैं देयर आर 100, पहले हम ये कहा करते थे कि 100 प्लस एलिमेंट्स। नाउ अगर हम आप पीरियोडिक टेबल पे देखेंगे तो हमको 118 एलिमेंट्स कंप्लीट दिखते हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंटली हमें 118 एलिमेंट जो है वो पता है कि नाउन है, नाउन हो गए हैं 118 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स सेपरेटली। सेपरेट का मतलब हो गया, देखिए अगर हम में से कोई भी एलिमेंट को स्टडी करेगा इंडिविजुअली, ठीक है, किसी भी आप बोलेंगे हाइड्रोजन की अलग से स्टडी करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम का अलग से करेंगे, लिथियम का अलग से करेंगे, हैं मतलब एटॉमिक नंबर के हर एक एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए, या फिर बेरिलियम के लिए, या फिर बोरान के लिए, या फिर कार्बन के लिए, या फिर नाइट्रोजन के लिए, या फिर ऑक्सीजन के लिए, इसी तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो कितना मुश्किल हो जाएगा इनको स्टडी करने के लिए, ठीक है, कि अगर हमको डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स का सहारा लेना पड़े, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स जो है वो हमको पढ़नी पड़े, ठीक है, इन 118 एलिमेंट्स को अगर हमने अलग अलग से स्टडी करना हो तो इस चीज़ को जब देखा गया कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स सेपरेटली और इंडिविजुअली, सो क्या हो गया कि एक नीड सी बनी यहाँ पर, ठीक है, एक ज़रूरत सी महसूस हुई। सो ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। तो यहाँ पर क्या किया गया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अब उसी का पूरा डिटेल आ जाएगा। इन्होंने जो एलिमेंट्स को है क्लासीफाई किया, यानी डिवाइड तकसीम किया। इस तरह से इन्होंने इनको दो चीज़ों में बांट दिया, एक तो ग्रुप्स और दूसरा पीरियड्स, इनटू वेरियस ग्रुप्स इन सच अ वे, ठीक है, इस तरह से। लेकिन ग्रुप्स में इन्होंने रखा कि एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज। लेकिन ये भी आपको जहन में रहे, मैं आपको ग्रुप भी बताता हूँ अभी, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो ये आपको बात आ रही है कि एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया बहुत सारे ग्रुप्स में, लेकिन ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट को रख दिया गया जिनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम सिमिलर हुआ करती थी, उन्हीं को ग्रुप के अंदर रख दिया गया। ओके, इन दिस वे द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड। मतलब जैसे हमको इंडिविजुअली एलिमेंट को स्टडी करना पड़ता था सेपरेटली एक एक को, तो वहाँ से जब हमने ग्रुप में एलिमेंट्स को रखा, और ग्रुप का मतलब था कि वो ग्रुप मीन्स कि वो एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेंगी। यानी अगर आपको ग्रुप में एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का पता चलता है तो इट मीन्स कि वो प्रॉपर्टीज जो है वो उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स भी शो करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि एलिमेंट्स की स्टडी करना जो है वो आसान हो गया, ठीक है। इन दिस वे द स्टडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज रिड्यूस्ड टू द स्टडी ऑफ अ फ्यू ग्रुप्स, कि हमको बजाय सिंगल सिंगल करके बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी कुछ ही ग्रुप्स की करनी पड़ी, और हमें स्टडी ऑफ एलिमेंट्स करनी जो है वो आसान हो गई। सो दिस इज द मेन रीजन दैट वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। यही वजह थी कि हमको आखिर क्यों क्लासीफाई करना पड़ा, या क्यों हमें नीड बनी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की। चलिए, आई होप कि आपका बिल्कुल क्लियर हुआ होगा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आगे अब कुछ क्वेश्चन इस तरह से, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अर्ली अटेम्प्ट्स कहिए आप, या फिर आप इसको एक और हेडिंग से भी लिखते हैं, हम कहते हैं हिस्ट्री। क्या कहते हैं हम? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री है, पूरी कहानी है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ये क्या है, या फिर हम जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अर्ली अटेम्प्ट्स जो थी साइंटिस्ट की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, उन्होंने क्या क्या अटेम्प्ट्स की, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए, ठीक है। तो लेट्स डिस्क्राइब वेरियस अटेम्प्ट्स व्हिच हैव बीन मेड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, वक्त वक्त के साथ में, टाइम के साथ में, ठीक है,
क्या किया गया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया। सबसे पहले यहाँ पर क्या कौन आया, डॉबरनर स्ट्राइड। डॉबरनर वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने क्या किया, जरा ध्यान करना, फर्स्ट अर्ली अटेम्प्ट टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सबसे पहली अटेम्प्ट डॉबरनर की थी, ये जॉन डॉबरनर इसका पूरा नाम था, वाज मेड बाय जॉन वोल्फगैंग डॉबरनर, ठीक है, जॉन वोल्फगैंग डॉबरनर पूरा नाम है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट या यूं कहे आपकी जर्मन केमिस्ट था। कब, 1817 या 1829 की ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉबरनर्स लॉ, इसको हम लॉ ऑफ ट्राइड्स भी बोलते हैं, ये बात भी आप नोट करें। डॉबरनर्स ट्राइड बोलो आप, या लॉ ऑफ ट्राइड बोलो, या डॉबरनर्स लॉ ऑफ ट्राइड बोलो। अब इसका स्टेटमेंट जो है वो क्या है, When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, देखो बच्चों मैं आपको बताता चलूं कि जो डॉबरनर स्ट्राइड जो है, इसका एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो ये रहा है कि इसने एलिमेंट्स को, ट्राइड का मतलब होता है, ट्राइड हम यूज करते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स के लिए। इसका ये बेसिक प्रिंसिपल रहा है कि जो मैं ट्राइड्स बनाता चलूं एलिमेंट्स का एक ग्रुप में, तो उनमें इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इसका बेसिक प्रिंसिपल रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब पहले उसने वो एलिमेंट ग्रुप में रखा है जिसका एटॉमिक मास कम है, फिर उसको एलिमेंट को रखा है जिसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा है, फिर उस एलिमेंट को रखा है जिसका एटॉमिक मास उससे ज्यादा है। इस किस्म का इसका सोचना था। चलिए, When elements are arranged in the order of increasing atomic masses, कि जब एलिमेंट्स को in the order of increasing atomic mass अरेंज किया जाएगा तो ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, इसी को कहते हैं ट्राइड्स, नॉन एज ट्राइड्स। मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, जिसको हम दूसरे लफ्ज में ट्राइड्स बोलते हैं, एंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जिनको ट्राइड्स बोलेंगे, और उस ग्रुप में वो 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल रिजेंबल करेगी, सिमिलर होगी, आर ऑब्टेन्ड। तो हमें इस तरह से ये ऑब्टेन्ड मतलब हासिल होते हैं या हमें मिलते हैं। एक चीज तो ये हो गई, एक कॉन्सेप्ट तो आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरी चीज आप बताओगे लॉ ऑफ ट्राइड्स में, यहाँ पर जब इसने 3 एलिमेंट्स रख दिए, सपोज कीजिए एक एलिमेंट ए था, एक एलिमेंट बी था, एक एलिमेंट सी था, इसके ट्राइड में, ट्राइड मतलब ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। व्हाट इज ट्राइड, अगेन बता रहा हूं मैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। और यहाँ पे बात आ रही है द एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट जो होगा ना, अभी तो मैंने जनरली बताया एबीसी करके, तो ऐसे में एग्जांपल भी लूंगा नीचे, ठीक है। जो मिडल एलिमेंट बता रहा है डॉबरनर, वो कहता है कि मिडल एलिमेंट का अगर हम मास देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बी आ रहा है, इस मिडल एलिमेंट का मास जो है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट ऑफ द ट्राइड वाज अप्रोक्सीमेटली, आप यहाँ पर 100% बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताएंगे कि सर बिल्कुल नहीं, अप्रोक्सीमेशन का यूज कर रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट का लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब एवरेज, किसके एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू कौन सा हो गया, जैसे ए और सी, यानी मिडल एलिमेंट बी का एटॉमिक मास को अगर हम देखेंगे तो वो अदर 2 एलिमेंट्स यानी ए और सी के एवरेज या अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा, ठीक है। जैसे हम कुछ यहाँ पर लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द डॉबरनर ट्राइड। एग्जांपल्स क्या है हमारे सामने, एग्जांपल है जैसे देखिए लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये 3 एलिमेंट्स डॉबरनर के ग्रुप के ट्राइड है, ठीक है नहीं। ये एक ट्राइड है, यानी ये ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट है जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मिडल एलिमेंट कौन सा है बच्चों, यहाँ मिडल एलिमेंट जो है वो हमको नजर आ रहा है कि सोडियम है, और सोडियम का मास मैंने बताया है कितना है, 23 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसका एटॉमिक मास जो कितना होता है, 23। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, लेकिन लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 7, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19, उसका एटॉमिक मास जो कितना है, 39। तो यहाँ लीजिए एटॉमिक मास से हम इसको देखेंगे, लिथियम 7, सोडियम 23 और पोटेशियम 39। तो जरा प्रूव करते हैं, प्रूफ लेते हैं इसका, हम वेरीफाई करते हैं हम डॉबरनर ट्राइड को। ये कह रहा है कि मिडल एलिमेंट का मास, तो देखिए मिडल एलिमेंट का मास कितना है यहाँ पर, 23, एंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम और पोटेशियम हमारे अदर एलिमेंट्स हैं मिडल के अलावा, उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, लिथियम और पोटेशियम जो अदर एलिमेंट्स हैं मिडल के अलावा, उनका एटॉमिक मास, लिथियम का 7 और प्लस पोटेशियम का 39, दोनों को सम करोगे, ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितने एलिमेंट्स के मासेस को तुम ऐड कर रहे हो, लिथियम और पोटेशियम 2 एलिमेंट्स, तो डिवाइडेड बाय 2 किया आपने। इस तरह से हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, विच इज इक्वल टू 17 प्लस 39 होता है 46, डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 23। ओ, ये तो एग्जैक्टली आ गया मिडल एलिमेंट सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कहीं कहीं पे आपको ये एग्जैक्ट वैल्यूज बराबर आएंगी, लेकिन कहीं पे अप्रोक्सीमेशन इसीलिए लगाया गया है यहाँ पर स्टेटमेंट में कि कभी आपको, जैसे देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, वहां पे थोड़ा सा हमें फर्क रहेगा
ठीक है, 19-20 का थोड़ा सा फर्क रहेगा। सो इट बिकम्स क्लियर हियर दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट दैट इज सोडियम इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स दैट इज लिथियम एंड पोटेशियम। लिथियम एंड पोटेशियम, ठीक है। तो चले हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं कि हमने कैल्शियम लिया है और स्ट्रोंशियम लिया है और बैरियम लिया है, ठीक है। कैल्शियम का जो आपके पास में एटॉमिक मास है वो कितना दिया है, यहाँ पर कितना बताया मैंने 40 और स्ट्रोंशियम का कितना है 88 और कितना बैरियम का कितना है 137। तो यहाँ पर भी इसी तरह से आप इसको देख सकते हो। एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट कौन सा आपके पास यहाँ पर स्ट्रोंशियम कितना है 88 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आना चाहिए, ये 88 आपका बराबर आना चाहिए, ये मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है स्ट्रोंशियम का, ये बराबर आना चाहिए आपके अरिथमेटिक मीन ऑफ कैल्शियम एंड बैरियम के एटॉमिक मासेस के सम के बराबर, विच इज इक्वल टू कैल्शियम का कितना है 40 और बैरियम का कितना है 137, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, शाबाश, डिवाइडेड बाय करेंगे आप 2, दो एलिमेंट का मास है, ये कितना होता है 7, 3 और 4 कितना होगा 177 डिवाइड बाई 2, 177 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आएगा आपके पास 88.5। अब देखो मिडल एलिमेंट कौन सा था स्ट्रोंशियम, उसका मास कितना है 88, इन दो का अदर एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम और बैरियम है, इनका अरिथमेटिक मीन किसके बराबर आ रहा है 88.5, यानी कितना फर्क है 0.5 का। इसीलिए हमने वर्ड यहाँ पर क्या यूज किया है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ये आपको कहीं पे पूरा बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आएगा, लेकिन कहीं पे आपको ये थोड़ा सा 19-20 का फर्क आएगा। देखो ये 88 तो है, ये 88.5 है, 80s में तो लेकिन दोनों है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये 88 है और ये 90 है, ये 88.5 है, ये 60 पॉइंट समथिंग है, या ये 70 पॉइंट कुछ है, नहीं, दोनों 80s में ही है, 19-20 का फर्क है। ये इतना यहाँ पे इसकी ये एरर है, ठीक है, ये कैलकुलेशन का एरर वगैरह हम इसको कहते हैं, ये बाद में भी हम डिस्कस करेंगे। इतना हमने पहले ही बता दिया था कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, लगभग, ठीक है, नहीं 88 का हो या 88.5 का। तो आई होप कि आपको ये डॉबरनर्स ट्राइड या लॉ ऑफ ट्राइड्स या डॉबरनर्स लॉ ऑफ ट्राइड जो है ये समझ में आ गया होगा, जो कि एक पहली अर्ली अटेम्प्ट्स थी टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद बच्चों अगर आप देखोगे कि सर ठीक है हमें अच्छे से समझ में आ गया, इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल भी खुद से आप लिख सकते हो कि क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है, ब्रोमीन का जो है वो 80 है और आयोडीन का जो है 127 है, ठीक है। तो आई होप कि मैं आपको ये एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको अपना पेन और कॉपी आपके पास में होगा, आप ये एटॉमिक मासेस इन तीनों एलिमेंट्स के नोट कीजिए और मिडल एलिमेंट ब्रोमीन का एटॉमिक मास को लाइए बराबर किसके अरिथमेटिक मीन ऑफ द क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस के बराबर, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं डिस्कस कि आखिर अगर डॉबरनर्स ट्राइड ही फाइनल होता क्लासिफिकेशन तो हमें आगे जाने नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा तो कुछ था ही नहीं। डॉबरनर क्लासिफिकेशन तो अर्ली अटेम्प्ट थी, इसके बाद ये फेल हो गई, ठीक है, पूरी सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए इसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी। तो वो लिमिटेशंस क्या है हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। देखिए लिमिटेशंस ऑफ डॉबरनर्स क्लासिफिकेशन क्या है। डॉबरनर फेल टू अरेंज ऑल द देन नोन एलिमेंट्स, मतलब 18th सेंचुरी के दौरान में, जैसे अभी इसका दौर भी बताया मैंने स्टार्टिंग में आपको, तब इसके ज़माने में जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे ये सारे एलिमेंट्स को इस तरह के ग्रुप ऑफ ट्राइड्स में क्लासिफाई नहीं कर सका इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डॉबरनर कुड आइडेंटिफाई ओनली 3, ये याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने सिर्फ 3 ही ट्राइड्स फ्रॉम द एलिमेंट्स जो हैं वो नाउन एट दैट टाइम, उस वक्त जो एलिमेंट्स नाउन थे उनमें से ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाया था, यानी 3 3 जार कितना हो गया, एक ट्राइड में आ गए 3 एलिमेंट्स, 3 में कितने आ जाएंगे 3 3 जार इक्वल टू 9, यानी सिर्फ 9 एलिमेंट को ही ये तब ट्राइड्स की शक्ल दे पाया था। तो हमारा मसला थोड़ी ना था कि कुछ ही एलिमेंट्स को आप क्लासिफाई करो और कुछ को आप क्लासिफाई ना करो, बल्कि हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम ये कह रहे हैं कि आप कोई एक सक्सेसफुल वे बनाओ, कोई बेहतरीन तरीका बनाओ एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन का, जिससे हमें एलिमेंट्स को स्टडी करना जो है वो आसान हो जाए। तो लिहाजा ये सारे एलिमेंट्स को जब नहीं कर सका इस तरह से क्लासिफाई, तो हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, ठीक है, यानी फेल हो गई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये डॉबरनर्स क्लासिफिकेशन जो है, ये डॉबरनर्स क्लासिफिकेशन या डॉबरनर्स लॉ ऑफ ट्राइड जो है ये क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी रहती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आप इसको कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन जो है वो हिट भी कीजिए। और इसके बाद मैं